ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर का ही एक्सटेंशन है, आगे का पार्ट है। और आज हमें पढ़ना है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यदि मैं बताऊं तो इससे पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि यदि मुझे कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकालना रहे तो उसे हम dl/dt कह सकते हैं। ये हमारे पास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन डिराइव होके आया था, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे थे, ठीक। अब हमारा काम ये है कि यदि सपोज करो कि एक इसमें मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, एक केस ऐसा लेता हूँ जहाँ पे एक नेट एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है। मतलब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने का। मतलब बहुत सारे फोर्सेस एग्जिस्ट है, ऐसा नहीं कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। मे बी कि एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करता हो, बट उसका जब हम कंबाइन करते हैं टॉर्क, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कैंसिल आउट हो सकता है, वो ज़ीरो है। तो फॉर एनी रीज़न, या एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तब भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो कोई भी रीज़न के लिए यदि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया, इसका मतलब dl/dt ज़ीरो हो गया। और ये मैथमेटिक्स हमें ये कह रहा है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ यदि एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाए, इसका मतलब L जो होगा ये कांस्टेंट होगा। गॉट इट। यदि L कांस्टेंट है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। और दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, ये हमने फोर्स में भी देखा था। फोर्स का भी यदि मैं याद करा दूँ, यदि लीनियर मोशन का याद करा दूँ, तो वहाँ पे एफ एक्सटर्नल जो होता है, नेट एक्सटर्नल जो होता है वो dp/dt होता है, जहाँ पे ये लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। और यहाँ पर भी हम ये कर दें कि एफ एक्सटर्नल को जीरो कर दें तो इक्वल टू ये जीरो हो जाता है, जिसका हमें p इजकल टू कॉन्स्टेंट ही आता है। और p कॉन्स्टेंट मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर। और इसको हम कहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है, ठीक है। जैसे ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का केस है, और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। आपने वहाँ पे भी देखा कि बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के इक्वेशन को, जैसे कॉलिजन हो या एक्सप्लोजन का केस हो, वहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन से आप बहुत बेहतरीन आउटकम्स निकाल सकते थे। उसके बहुत सारे अननोन्स को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते थे जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाते हो तब। तो यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से हम वो चीज़ देखेंगे। तो ये चीज़ नोट करने वाली होगी कि व्हेन द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो, जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट या कंजर्व। ये चीज़ हमारे पास में छोटा सा पार्ट आ गया, बट इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मेन हमारे पास में है कि हम इसके एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझे। दैट्स ऑल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो जैसे सबसे पहला हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल क्या है उसको हम देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि एक कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है, स्टैंड्स ऑन द सेंटर ऑफ द फ्रिक्शनलेस टर्न टेबल विथ आर्म आउट स्ट्रेस्ड एंड। देखो, एक फिजिक्स का प्रोफेसर है, ये एक फ्रिक्शनलेस क्या है, टूल है। फ्रिक्शनलेस टूल का मतलब ऐसा नहीं कि ये उस पे ऊपर वाला पार्ट फ्रिक्शन है, नीचे से कोई कांटेक्ट नहीं है, नीचे का पार्ट फ्रिक्शनलेस है, मीन्स आराम से वो रोटेट कर सकता है, ठीक है। इसमें ये कहा कि अ 5 kg डंबल इन ईच हैंड, इसके दोनों हैंड में 5 kg का डंबल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये भी 5 kg का है और ये भी 5 kg का है। उसके बाद ही इज सेट रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में, मतलब यहाँ से एक एक्सिस यदि हम ऐसे कर दें तो इसके अबाउट में एक रोटेशन सेट कर दिया गया। यहाँ पे कोई ओमेगा ऐसा एक्सिस मेकिंग 1 रिवोल्यूशन इन 2 सेकेंड। मतलब यहाँ पे ओमेगा को देखो तो 1 रिवोल्यूशन इन 2 सेकेंड मीन्स 0.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, हम ऐसा कह सकते हैं। जो कि इक्विवेलेंटली यदि रेडियन पर सेकेंड में देखोगे तो 0.5 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इंटू 2 पाई, और पर सेकेंड में है ही तो ये रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। नो नीड टू कन्वर्ट। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन का डिमांड के अनुसार से करेंगे।
फाइंड हिज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इफ ही पुल्स द डम्बल इन टू हिज स्टोमक। ये कहा कि यदि ये चीज़ को पुल करके वो नीचे ला देते हैं, उसको ऐसे पुल करके नीचे ला देते हैं, मतलब अपने स्टोमक के पेट के नज़दीक ला देते हैं, तब इसका ओमेगा निकालना है। ये इनिशियल ओमेगा दिया हुआ था, तब इसका ओमेगा निकालना है कि ये कितना हो जाएगा। और हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट द डम्बल इज 3 kg मीटर स्क्वायर। मतलब इस प्रोफेसर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है कितना, 3 kg मीटर स्क्वायर। विथ आर्म आउट स्ट्रेच, जब आर्म ये आउट स्ट्रेच है तो, एंड विथ आर्म आउट स्ट्रेच एंड 2.2 kg मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली जब ये अपने उसको समेट लेते हैं, हाथ को समेट लेते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे दे रखा है कि ये 2.2 kg मीटर स्क्वायर है। ओके, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि विथ हिज हैंड एट हिज स्टोमक द डम्बल्स आर 1 मीटर फ्रॉम द एक्सिस इनिशियली एंड 0.2 मीटर एट द एंड। मतलब ये शुरुआत में इस एक्सिस से यदि हम डंबल का डिस्टेंस देखें तो ये चीज़ बता दिया गया है कि यहाँ से डंबल का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस शुरुआत में 1 मीटर है, और जब इसमें ये समेट लिया गया है उस समय डंबल का जो डिस्टेंस आप मान सकते हैं वो है 0.2 मीटर। सभी चीज़ स्पेसिफाइड है। अब इसमें हमें ये ओमेगा 2 हमें अननोन भी स्पेसिफाई है। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन क्या है, डेटा क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमें समझ में आ गया है, डेटा क्या दिया गया है वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया, पूछा क्या गया है वो भी जान गए। अब यहाँ पे बात आती है सर्च करना कि यहाँ पे हम क्या लगाए। अभी तक जो हमने सीखा है वो कैसे यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, क्यों अप्लीकेबल होगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ठीक है, जैसे अभी तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़े हैं, इसलिए एग्जांपल उसी का होगा, अभी पता चल रहा है। लेकिन एग्जाम में जब बैठे रहोगे तो क्या होना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो हमें जैसे ही ओमेगा वगैरह का अननोन है तो आपको कहीं ना कहीं रोटेशनल डोमेन में अपने माइंड को ले जाना पड़ेगा कि हाँ ये रोटेशन का क्वेश्चन है। ओके, रोटेशन का भी क्वेश्चन है तो उसमें क्या है, जैसे उसमें ओमेगा निकालने का क्या तरीका हो सकता है, तो क्या इसमें लीनियर वेलोसिटी वगैरह दिया है, नहीं, ये कुछ हैंड को बाहर ले जाया जा रहा है और अंदर ले जाया जा रहा है और उस समय ओमेगा पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यदि मैं इसमें सिस्टम यदि मान लूँ कि ये टर्न टेबल विथ दिस प्रोफेसर, यदि ये एक सिस्टम है, मैंने इसको सिस्टम मान लिया, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को आइडेंटिफाई करो। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ ग्रेविटी ने दिया होगा और टर्न टेबल का नीचे का जो पोर्शन है उसने नॉर्मल दिया होगा और उसका एक mg भी पूरे बॉडी का होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक यहाँ पे नॉर्मल होगा और पूरे बॉडी का जो अर्थ ने यहाँ पे फोर्स लगाया है mg है, ओनली वर्टिकल फोर्सेस है यहाँ पे जो एक्सटर्नल है। बाकी यदि प्रोफेसर जो यहाँ पे वो लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं इसको डंबल को बाहर ले जाने में और इनसाइड लाने में, तो इंटरनल फोर्स हो गया। तो सबसे पहले एक देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये नॉर्मल और mg जो होगा वो बराबर होगा और एक दूसरे के अपोजिट में भी होगा। तो डेफिनेटली जो नॉर्मल ने टॉर्क लगाया है और जो mg ने टॉर्क लगाया है वो बराबर होगा और अपने डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट भी होगा, यदि वेक्टर के फॉर्मेट में हम लिखें तो इसीलिए इसका दोनों का जो सम अप आएगा वो डेफिनेटली ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो आएगा। और यही दोनों चीज़ मिलके एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे थे, तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, वो ज़ीरो है। जैसे ये कहा आपके पास एक चीज़ उपाय आ गया, ओके नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूँ, Li=LF। ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये सबसे क्रूशियल था, और यदि आपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन इजी। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आइडेंटिफाई करो एक सिस्टम है, ओके यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, ये इंटरनल फोर्स हो सकता है। ओके, इंटरनल फोर्स तो इंटरनल टॉर्क लगाएगा, कोई बात नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क नेट ज़ीरो है या नहीं है। और आपको ये देखोगे कि अक्सर क्वेश्चन कहाँ से सेट किया जाता है, यदि
नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो नहीं होता तो क्वेश्चन का नेचर ही अलग होता। तो क्वेश्चन यदि पूछा गया तो इतना कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि अच्छा हमें ये थ्योरी पढ़ाया गया तो इसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो Li इजिकल टू LF ये हो गया, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर क्वांटिटी के अनुसार से हमें ये रहना चाहिए। चलो सबसे पहले ये यदि हम करते हैं तो हमें ये भी पता है कि यहाँ पे हम I इनिशियल ओमेगा इनिशियल इजिकल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल हम कर सकते हैं। अब सबसे पहले I इनिशियल की बात करें तो जो प्रोफेसर हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 दे रखा है, प्लस 2 डंबल है, एक 5 kg का 1 मीटर पे, तो ऑब्वियसली mr स्क्वायर, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, इसका भी मतलब इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इनटू ओमेगा इनिशियल, चलो मैं आरपीएस में ही उसे रखता हूँ, हालांकि ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड है, हम आरपीएस में ही रखते हैं, तो इसको हमने रख दिया 0.5, ओके, इज इक्वल टू आई फाइनल। आई फाइनल की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोफेसर जब अपने हैंड को नज़दीक रख लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मास का जो सेपरेशन था इनिशियली वो कम हो गया है। तो इसीलिए ये 0.2 दे रखा है, तो चलो इट्स ओके कि 2.2 दे रखा है, तो ये 2.2 प्लस अब जो 5 kg का डंबल है, 2 डंबल जो है वो 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो डेफिनेटली 2 इंटू जो इसका 5 kg का ये है इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, इतना, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा किससे, ओमेगा फाइनल से, जो हमें नहीं मालूम है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखो कैलकुलेट करके ओमेगा फाइनल जो हो जाएगा वो लगभग 2.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड का हो जाएगा। हमें निकल गया, जो हमारा प्राइम अननोन था हमने निकाल दिया। और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हमें लगाना था कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम जो फाइनल होता है वो बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, ठीक है। बट उसको आइडेंटिफाई करके उसे खोजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। ये तो आप देखोगे कि लगभग 0.5 से 2.5 हो गया है, ये कितना टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स अराउंड हो गया, मतलब एंगुलर मोमेंटम के रिडक्शन की वजह से 5 टाइम्स क्या हो गया है, वाइप हो गया है। और आप देखोगे वो मेन इसका रेशियो है, ये और ये का रेशियो आप देखोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, 5 टाइम्स मिल जाएगा, मतलब इतना बाई इतना करोगे तो 5 टाइम्स मिल जाएगा, वही 5 टाइम्स से 2.5 आरपीएस दिया गया है। यहाँ पे हम चाहे तो उसे रेडियन पर सेकेंड में उसे लिख सकते हैं, सिंपल 2.5 इंटू 2 पाई ऐसे कर देना है, क्योंकि रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, ठीक है, तो ये रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा, दिस इज नॉट अ बिग डील। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो गई है, एंगुलर स्पीड ज़्यादा हो गई है, एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, तो फिर एक जस्टिफिकेशन नहीं आ रहा है कि आप सोचो कहीं पे भी स्पीड में इंक्रीमेंट होता है, स्पीड में इंक्रीमेंट होता है तो कोई ना कोई काम करने वाला ज़रूर होता है, कोई ना कोई काम करने वाला ज़रूर होता है, अदरवाइज़ ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होता है, तो ये एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, ये फाइनल जो ओमेगा एफ है ये स्पीड अप हो गया है, बढ़ क्यों गया, तो उसका आंसर हमें नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, लेकिन चलो उसका हम फाउंडेशन बना लेते हैं। जैसे यदि मैं इसी केस में आपसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करवाता, सपोज करो कि इस छोटे से पोर्शन को हम यहाँ पे रीड करने की कोशिश करते हैं, यदि मैं आपसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करवाता, एक छोटा सा पोर्शन है, इसको देख लीजिए, यदि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा। यदि मैं आपसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूछता कि क्या होता, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस क्वेश्चन में क्या था, तो उसको हाफ I1 ओमेगा 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे जेड लिखने का मतलब ये है कि जेड एक्सेस की तरफ में ऐसे हो रहा है, तो हाफ, और ये आया था 13 और ये 3.14 इसका होल स्क्वायर, तो 64 जूल आएगा। काइनेटिक एनर्जी सेकेंड का देखोगे तो हाफ I2 ओमेगा 2, I2 छोटा हो गया है बट ओमेगा बहुत बढ़ गया है, 5 टाइम्स बढ़ गया है ना, I2 आधा हुआ है और ये 5 टाइम्स, हाँ 5 टाइम्स, ऐसे I2 जो है वो आप कह सकते हो कि रिड्यूस हो गया है 1/5 से, और 5 टाइम्स ये बढ़ गया है, तो स्क्वायर है तो 25 टाइम्स बढ़ जाएगा,
तो ये 320 जूल हो गया। तो यहाँ जो इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में जो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या बिना वर्क का हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, प्रोफेसर जो वर्क कर रहे हैं इसको रिडक्शन ऐसे लाने में, वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल हो। तो चूँकि ये तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी था, तो इसलिए हमने इतना डिटेल में ऐसा किया। तो आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसमें क्लियरिफिकेशन क्या लाना था कि ये क्वेश्चन का डेटा क्या है, पूछा क्या है, और क्यों हमने ये चीज़ लगाया। जब तक आपको ये प्रूफ ना हो जाए कि एक नेट एक्सटर्नल टॉर्क उस सिस्टम पे 0 है, तब तक वो नहीं लगा सकते। ओके, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें क्या है उसको देखते हैं। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार जस्ट आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर से हम इसको पढ़ भी लेंगे। एक्चुअली क्या है, ये ऑलरेडी एक रोटेटिंग एक्सिस है, एक व्हील है। ठीक है, और ये ओमेगा ए से रोटेट हो रही थी, और ये आई ए है, और ये एक एक्सिस ऐसा है। एक छोटा सा एक और भी उसी तरह का रिंग है जो ओमेगा डी से रोटेट हो रही थी, और इन दोनों को यदि हमने टच कर दिया, इन दोनों को एक इकट्ठे हमने ला दिया, तो होगा क्या कि बाद में ये कॉमन ओमेगा से चलेगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये एक इक्विवेलेंट है क्या चीज़ का? नॉन इलास्टिक, और सॉरी कंप्लीटली नॉन इलास्टिक कॉलिजन का, यदि आपको याद होगा तो यहाँ पे यही निकालना है तो कि बाद में हमारे पास में इसमें कॉमन ओमेगा कितना हो जाएगा। कॉमन ओमेगा हमें यहाँ पे निकालना है कि वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो, इसमें 2 डिस्क है, दोनों डिस्क है, एन इंजन फ्लाईव्हील ए एंड अ क्लच प्लेट बी अटैच टू द ट्रांसमिशन शाफ्ट। इसका जो क्या होता है, ये ऑटोमोबाइल इंजन के उसमें यूज किया जाता है। देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर आई ए एंड आई बी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है। इनिशियली दे आर रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा ए एंड ओमेगा बी। ओमेगा ए और ओमेगा बी से कांस्टेंट से जा रही है रेस्पेक्टिवली। वी पुश द डिस्क टुगेदर with the force acting along the axis so as not to apply any torque on either disc। इसको ऐसे फोर्स पुश किया गया है कि इसमें कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं हुआ है ताकि इसके स्पीड में चेंजिंग ना हो। दोनों को एक्सिस के अलोंग में फोर्स लगाया गया है। द डिस्क रब अगेंस्ट each other and eventually reach a common angular speed omega, derive the expression of omega। कि जब हम इसको ऐसे चिपका देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक कॉमन स्पीड पे ऐसे आ जाना शुरू हो जाता है। तो यदि सपोज करो कि इसको यदि मैं यहाँ पे सिस्टम मान लूँ, इस पूरे पार्ट को सिस्टम मान लूँ, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों फोर्स जो है वो नेट 0 है, और ये दोनों ने टॉर्क जो लगाया है वो टॉर्क ना लगा सके इसलिए एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये भी टॉर्क का कंट्रीब्यूशन 0 कर रहा है, ये भी टॉर्क का कंट्रीब्यूशन 0 कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का जो ये सिचुएशन है वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बस ये आइडेंटिफाई आपने कर लिया तो क्वेश्चन बना लिया, हो गया। अब देखो इनिशियल यदि हम एंगुलर मोमेंटम देखें तो ओमेगा ए और टाइम्स ऑफ आई ए था, तो हम इसको लिख सकते हैं आई ए ओमेगा ए, और प्लस इनिशियल में ये आई बी था, आई बी और ओमेगा बी। दोनों का डायरेक्शन राइट हैंड से हमारे पास में इस एक्सिस के राइट वर्ड में आ रहा है, राइट वर्ड एक्सिस के थ्रू आ रहा है, तो इसलिए हमने दोनों को जस्ट ऐड कर दिया। अदरवाइज इसका यदि रोटेशन अपोजिट होता तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते। और फाइनल में दोनों एक साथ कंबाइन हो चुका है, और दोनों एक साथ कंबाइन हो चुका है तो ये आई ए प्लस आई बी, ये नेट इसका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। और फाइनल ओमेगा हमें नहीं पता है, कॉमन ओमेगा। तो नाउ दिस ओमेगा इज नथिंग बट व्हाट, आई ए ओमेगा ए प्लस आई बी ओमेगा बी बाई आई ए प्लस आई बी। मतलब ये सब चीज़ दिया रहेगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पे इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल एक एनालॉजी है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉलिजन करते थे, दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉलिजन करते हैं, लेट्स से V1 और V2 से, ये है ये M1 और M2 से है,
तो कॉलिजन के बाद आफ्टर कॉलिजन यदि ये दोनों एक साथ कॉमन वेलोसिटी v से जाना शुरू हो जाए इस साइड में, इसको हम कहते हैं कम्प्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। बिल्कुल उसका एनालॉजी है ये, कम्प्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन में। तो बिफोर और आफ्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये m1v1 प्लस m2v2 मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ v, और यहाँ से कॉमन वेलोसिटी मिल जाता है जब ये कम्प्लीटली ये इसमें चिपक के आगे की तरफ जा रहा है, वो सेपरेट हुआ ही नहीं, इसलिए हम उसको कंप्लीट इनइलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। तो बिल्कुल ये लीनियर मोशन में जो यहाँ पे हो रहा था इसी का ये एनालॉजी है रोटेशन में। ओके, एक चीज़ आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं होता। यदि मैं यहाँ पे टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई कहूँ और यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल कहूँ, तो के इनिशियल और के फाइनल ऐसा लिखना गलत होगा, ये दोनों बराबर नहीं होता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि जब हम यहाँ लीनियर मोशन में हमने आपको बताया था कि जब ये कोलाइड करेगी उस समय इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में वो एनर्जी कंजर्व हो गया। तो जो इनिशियल एनर्जी टोटल था उसमें से कुछ एनर्जी क्या हो गया, वो डिफॉर्मेशन में चला गया, एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गया। तो ऑब्वियसली फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक ओमेगा ए है और एक ओमेगा बी है, तो डेफिनेटली कॉमन स्पीड पे आना है तो किसी को रिड्यूस होना पड़ेगा, किसी को बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि इसका जो बड़े व्हील का स्पीड थोड़ा रिड्यूस हुआ है और छोटे व्हील का थोड़ा बढ़ा है और तब आके कॉमन स्पीड पे आया है, दोनों का यदि डिफरेंट है तो ठीक है। तो एक चांस ऐसे हो सकता है। तो इसमें ये ओमेगा में चेंजिंग क्यों हुआ, तो यहाँ पे जो जब ये कोलाइड करेगी तो उस समय इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा और वो फ्रिक्शनल टॉर्क जो अप्लाई करेगा वो इस काइनेटिक एनर्जी का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको रिड्यूस करके उसको हीट में कुछ कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पे हीट में कन्वर्ट हो गया और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं हुआ। तो ये इस केस के लिए भी वैलिड है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत कुछ आपको सिखा दिया होगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मेनली इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कहा गया द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इन अ शेप ऑफ सर्कुलर डिस्क रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सिस। जैसे ये एक डिस्क है और ये रोटेट हो रही है ऐसे, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है द प्लेटफॉर्म हैज़ अ मास ऑफ 100 kg। इस प्लेटफॉर्म का मास दे दिया गया है कि वो 100 kg का है, ओके, 100 kg का हो गया। एंड रेडियस आर 2 मीटर, और इसका जो रेडियस है ये आर दे रखा है कि ये 2 मीटर है। चलो ठीक है। अब इसमें कहा कि अ स्टूडेंट हुज मास इज 60 kg वॉक्स स्लोली फ्रॉम द रिम ऑफ द डिस्क टुवर्ड्स इट्स सेंटर। कहा कि ये जो एक स्टूडेंट है ये 60 kg का है और ये धीरे 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 चलते हुए इसके सेंटर की तरफ आ रहा है, इसके सेंटर की तरफ जा रहा है। If the angular speed of the system is 2 रेडियन पर सेकेंड when the student is at the rim, जब यहाँ पे था उस समय का इनिशियल एंगुलर मोमेंट एंगुलर स्पीड जो था वो है 2 रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड व्हेन ही हैज़ रीच्ड अ पॉइंट 0 पॉइंट इतना। कहा कि ये एक मिडिल पॉइंट में ही ऐसे पहुंचा है, 0.5 मीटर पे पहुंचा है सेंटर से, तो वहाँ पे इसका एंगुलर स्पीड कितना होगा। अब सबसे पहले एक बात बताइए, यदि मैं यहाँ पे इस टर्न टेबल इस बॉय को एक सिस्टम मानता हूँ तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ वही नॉर्मल और mg हो सकता है, जिसकी वजह से दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये नेट टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया, ये गारंटी हो गया। यदि मैंने इसको सिस्टम कर दिया तो मतलब इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस इज कि ये एकदम डेफिनेट हो गया, दिस इज डेफिनेट, ठीक है, कि एंगुलर मोमेंटम उसमें कंजर्व होगा। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, तो इनिशियली पूरा जो टर्न टेबल है यानी ये जो बॉय है वो रिम पे है, बिल्कुल रिम पे है,
और 2 रेडियन पर सेकेंड से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा फाइनल। अब इनिशियल यदि हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिस्क का क्या होता है 1/2 m r², और प्लस ये जो बॉय है वो यहाँ से भी 2 मीटर पे है, ये भी है, तो r पे ये भी है, तो स्मॉल m और r², ये हो गया इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये ओमेगा आई गिवन है, ओमेगा देखो m गिवन है, r गिवन है, m गिवन है, r गिवन है, ओमेगा आई गिवन है, इधर का सब चीज़ मालूम है। यदि हम फाइनल वाले पार्ट में देखें तो आई फाइनल जब ये 0.5 डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा तो डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का तो इतना ही रहेगा, बट चूँकि मास सेंटर के नज़दीक आया है और वो अब वो स्मॉल r डिस्टेंस पे है mr², ये आई फाइनल होगा और ओमेगा फाइनल हमें निकालना है। तो यही हमारा प्राइम अननोन हो गया, ये हमारा प्राइम अननोन हो गया। ठीक है, इसको पूरे को डिवाइड कर दो। तो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ओमेगा फाइनल इज नथिंग बट हाफ टाइम्स ऑफ mr² प्लस स्मॉल mr² into wi अपॉन हाफ टाइम्स ऑफ mr² प्लस स्मॉल m मतलब 60 kg टाइम्स ऑफ स्मॉल r 0.5 का होल स्क्वायर। ऐसा कर देंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आपके पास आया है वो 4.1 रेडियन पर सेकेंड है। ये कैलकुलेट करोगे तो 4.1 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, जो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या दिखा कि ये 2 रेडियन पर सेकेंड से फाइनली एक वंस अगेन ये चीज़ 4.1 रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गई है। मतलब ये इसमें भी ओमेगा बढ़ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्चुअली ये जो बॉय है वो जो चला है, इस पे चलने की वजह से उसने वो वर्क किया और वो वर्क इसके स्पीड में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर भी यदि मैं इनिशियल और फाइनल रोटेटिंग एनर्जी की बात करूँ तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमें हाफ टाइम्स ऑफ आई टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकालना है। तो इनिशियल का दोनों हमें मालूम है, कैलकुलेट करोगे तो 880 जूल हो जाएगा, और फाइनल का हमें मालूम है हाफ टाइम्स ऑफ आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपको ये आएगा। डेफिनेटली आपको दिखेगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है उसका आंसर पहले क्वेश्चन में भी मैं देख पाऊँ। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपने, इसमें मेन चीज़ क्या था कि आप एनी हाउ ये चीज़ निकाल रहे कि हमें ये कैसे लगाऊं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों है, वो चीज़ मिल गया, वो आइडेंटिफाई कर लिया सिस्टम में, तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास में इतना एक पार्ट हो गया। अब एक छोटा सा मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन है, और ये आपको हेल्प करेगा सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए बहुत अच्छे से। आप देखोगे मेरे हाथ में एक व्हील है, और इस व्हील में मैंने रोटेशन जो दिया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अभी मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊंगा। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेशन है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, चूँकि व्हील ऐसे रोटेट हो रही है, वो नीचे के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है कि इसका जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है ऐसे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और मैं एक्चुअली इस सीन में वो क्लियर नहीं है, मैं एक टर्न टेबल पे वैसे ही खड़ा हूँ जो नीचे से फ्रिक्शनलेस था, सिमिलर जैसा हमने यहाँ पे स्टडी किया। जैसे हम यहाँ पे प्रोफेसर जो खड़े थे, ऐसा जो स्टडी किया, बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे टर्न टेबल, उसको दिखाया नहीं गया है। ठीक है, ये हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन तैयार किया है, और देखो कि ये प्रैक्टिकली कितना बढ़िया चीज़ होता है, प्रैक्टिकली भी ये कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे L के बराबर है। अब आप सोचो, यदि मैं इस जो ये व्हील रोटेट हो रही है, इसको यदि मैं टर्न करूँगा, मतलब इसको टर्न करके यदि मैं, देखो जैसे ही मैंने टर्न किया, मैं क्यों घूम गया? देखो मैंने व्हील को ऐसे टर्न किया, इसको आप बार बार देखोगे, अभी मैं इसको एंड में लगा भी दूंगा। जैसे ही मैं व्हील को टर्न करता हूँ, देखो मेरा रोटेशन ऐसा हो गया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सोचो ये प्रैक्टिकली भी काम करता है।
तो जैसे ही मैंने इसको ऐसे रोटेट किया है, जैसे ही हमने ऐसे रोटेट किया तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि अब रोटेशन का डायरेक्शन ऐसा हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम जो इसमें हो गया वो ऊपर के डायरेक्शन में हो गया। अब हमें जानने की ये ज़रूरत है कि इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है ये कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये जानने की ज़रूरत है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इसमें कंजर्व है या नहीं है। आंसर इज यस, क्योंकि ये भी बिल्कुल ऐसा चीज़ हो गया जहाँ पे एक्सटर्नल कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये है। और इसको मान लिया जाए कि मैं तो स्टेशनरी हूँ, तो मेरा कोई भी अभी मोमेंटम इसमें या ऐसा कह सकते हो कि मेरा जो जैसे जो मैं ये एक्सिस हूँ, मेरा इस डायरेक्शन में कोई रोटेशन नहीं है, अभी ओमेगा 0 है, बट ये रोटेट हो रही है, ये अभी इस एक्सिस पे ऐसे रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे एक एंगुलर मोमेंटम नीचे L हमने मान लिया, तो मतलब L इनिशियल इज, लेट्स से कि यदि मैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ तो L इनिशियल इज नथिंग बट -L। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रोटेट कराऊंगा, तो फाइनल देखो, फाइनल जो फाइनल यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, तो व्हील तो ऊपर की तरफ रोटेट हो चुकी है, मतलब व्हील का एक्सिस अभी ये है और ये इसी डायरेक्शन में ऐसे ओमेगा इसमें रोटेट हो रही है, तो इसलिए इसका ऐसे अब रोटेट हो रही है। तो अब यहाँ पे +L हो चुका है, फाइनल में व्हील का तो +L हो चुका है, लेकिन मुझे अब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे प्लस क्या ऐड करे कि ये दोनों का समेशन -L हो जाए। डेफिनेटली यदि मैं -2L ऐड करूँ तो ये जो -2L का एंगुलर मोमेंटम है वो कहाँ से गेन करेगा, वो हमारे बॉडी से गेन करेगा। मेरा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और मुझे ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में ये जो व्हील है इनिशियली रोटेट हो रही थी, और वो गेन करेगा -2L सच दैट L + -2L बिकम -L, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसको आप बार बार देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा जो ऊपर लिखा हुआ पार्ट है डिलीट कर देता हूँ, और इस जो क्वेश्चन है, ये जो आपके पास ये पार्ट जो है, इसको मैं वीडियो में भी लगा दूंगा, जो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे कि ये क्या है, इसको बार बार देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने उल्टा किया मैं रोटेट हो चुका हूँ, मैं ऐसे रोटेट हो चुका हूँ। ठीक है, जैसे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम -L है, फाइनल को उतना होने के लिए -2L, ये ब्लैक मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लैक टी शर्ट से, तो -2L यहाँ पे आया है ताकि -L और L दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, इस वीडियो को मैं लास्ट में आपको लगा दूंगा। अभी हम अपने सब्जेक्ट मैटर पे चलते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैटर पे क्या चलते हैं कि हमें एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखा गया है उसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं, जैसा हमारा प्रॉमिस रहता है उसके अनुसार से। ठीक है, तो हम उसको रीड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास में एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ दिया गया है, और इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड जो थॉट है वो वही है, नेक्स्ट सेम चीज़ कि इफ़ जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, dL/dt 0 हो जाएगा, L कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यही मेन चीज़ आ गया कि if the total external torque on the system of particle is 0, then the total angular momentum of the system is conserved। यहाँ पे बार बार सिस्टम की बात की जाती है, तो यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम की बात की जा रही है तो कौन सा सिस्टम है, क्या है, ऐसा करके। दैट इज़ रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमारे पास में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो। तो इस इक्वेशन में ये कहा गया है इज इक्विवेलेंट टू 3 स्केलर क्वांटिटी Lx = K1, L2 = K2, Lz = K3। ये कहा कि देखो L एक वेक्टर क्वांटिटी है, थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके कह रहा है, तो डेफिनेटली इसमें 3 क्वांटिटी होगा, एक Lxi, Lyj प्लस Lzk ऐसा होगा। तो डेफिनेटली यदि ये कांस्टेंट है तो इन तीनों को इंडिविजुअल भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। वो डिफरेंट कांस्टेंट हो सकता है, ये 10 है तो ये 20 है तो ये 15 है, कोई डिफरेंट हो सकता है। तो उसी चीज़ को लिख रहा है कि Lx = K1 कांस्टेंट, Ly = K2 और Lz = K3 इंडिविजुअल
थ्री एक्सिस डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कांस्टेंट हम कर सकते हैं, वेयर k1 k2 k3 आर कांस्टेंट, Lx Ly एंड Lz आर द कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L along x y z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो इस सिंबॉलिक चीज़ हम वेक्टर से ही ये आदत में है, हम इसको जानते हैं कि अच्छा L का ही ये तीनों कंपोनेंट है और वो इंडिविजुअल कंपोनेंट जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। The statement that the total angular momentum is conserved means that each of these three component is conserved। हम इसको एज अ होल पूरा बात करें या इंडिविजुअल एक्सेस के अबाउट में बात करें, ये हमारे पास में शुरू से हैबिट है। जो भी वेक्टर है उसको थ्री इंडिपेंडेंट डायमेंशन में ब्रेक करके उसे एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे भी हम यहाँ पर भी वो कर सकते हैं। 7.29 इज द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ इक्वेशन 7.18, मतलब ये रोटेशनल एनालॉगी है वहीं का जहाँ पे हमने p कांस्टेंट देखा था, ठीक है, उसका है। द कंजर्वेशन लॉ ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसी के एक एनालॉजी है, लाइक इतना। It has application in many practical situations. We shall look at few of the interesting application later on this chapter। थोड़ा सा देर जब मोमेंट, इसमें NCERT के जो वो पैटर्न है उसके अनुसार से इसने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद इसके एप्लीकेशन पे गया है, तो ये बाद वाले सेक्शन में पढ़ाएगा, वहाँ पर भी हम भी देख लेंगे बाद वाले सेक्शन में। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल पूछा कि फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 7i plus 3j minus 5k about the origin, the force act on the particle whose position vector is this। ये चूँकि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को एक साथ डील किया है एनसीईआरटी में, इसलिए ये चीज़ पूछ दिया गया। तो आपको पता है पोजीशन वेक्टर पता है, फोर्स वेक्टर पता है, तो टॉर्क r क्रॉस f होता है। बट चैलेंज ये होता है कि जब भी आपके पास में आई जे के कंपोनेंट फॉर्मेट में वेक्टर रिप्रेजेंटेड हो तो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे एक बार सीख लो, मैं बता देता हूँ। देखो r क्रॉस f रखना है तो सबसे पहले यहाँ पे आई जे के लिख देंगे, उसके बाद r के कंपोनेंट 1 -1 और 1 जो इसके कोफिशिएंट्स है, आई जे के जो कोफिशिएंट है, तो 1 -1 और +1, 1 -1 और +1 लिख देंगे। फिर f के कंपोनेंट 7 3 और -5 लिख देंगे, 7 3 और -5 लिख देंगे। अब इसको कैसे डील करते हैं वो ध्यान रखो, और अक्सर जब एक कंपटीशन का मामला होता है तो और आसान होता है इसको चेक करना, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक यहाँ पे डब्बा बना लो और यहाँ पे लिख दो आई, मतलब आई के अंदर में क्या आना है उसको, फिर यहाँ पे माइनस, एक प्लस है फिर माइनस, फिर एक डब्बा बना लो और फिर यहाँ पे लिख दो जे, और फिर यहाँ पे प्लस, और फिर एक डब्बा बना दो और फिर लिख दो के। मतलब अब हमें ये इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे। ध्यान रखना कि जब भी हम आई के लिए बात कर रहे हैं, जब भी आई के लिए बात कर रहे हैं तो आई वाले सेक्शन को यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ पे हटा देंगे। अब ये जो पार्ट बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, जैसे -1 इंटू -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू -5 5, ये 5 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, तो 5 में से इस 3 को माइनस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद में, तो ये पहला चीज़ हमें मिल गया 5 - 3। दूसरा, जब हमारे पास में j का कंपोनेंट लिखना है तो उस समय हम क्या करेंगे, j वाले पोर्शन को हटा देंगे, j वाले पोर्शन को हटा दिया। अब हमारे पास में देखो कंपोनेंट ये बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -5 और माइनस ऑफ 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7, तो -7, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट में आ जाएगा जब k के लिए लिखेंगे, ठीक है, k के लिए लिखेंगे, तो k के लिए लिखेंगे तो इन दोनों को वो हटा देंगे, ये 1 से 3 कितना हो जाएगा, 3, तो एक 3 हो गया, माइनस ऑफ -1 इंटू 7 इज नथिंग बट -7, तो माइनस ऑफ -7 जो कि +7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2i, ये हो जाएगा -12 और ये +12j, और ये हो जाएगा +10k। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आपको निकालना है। जब ऑप्शन दिया रहता है तो हमारे पास कभी कभी ऐसा रहता है कि सिर्फ हम आई कंपोनेंट को चारों ऑप्शन में देखते हैं, यदि वो डिफरेंट है तो सिर्फ आई कंपोनेंट निकालना ही आसान है, ये निकालते हैं, बाकी को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी जब ये इसमें ऑप्शंस दिया रहेगा और ये सारे ऑप्शंस यदि डिफरेंट है तो। चलो, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन क्या है और क्या पूछा गया था।
सो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द सिंगल, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी एंगुलर मोमेंटम एक स्ट्रेट लाइन में यदि एक पार्टिकल मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस समय एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट होता है। उसका रीज़न क्या है कि इसके लाइन ऑफ एक्शन पे जब हम ये आर परपेंडिकुलर निकालते हैं तो ये पार्टिकल इस लाइन पे कहीं पे भी चला जाए क्या होगा, ये आर परपेंडिकुलर सेम होने की वजह से वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ये बात यहाँ पे थी। तो यदि मैं एनसीईआरटी के अनुसार से इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश करूं तो आपको ये दिखेगा कि जो पार्ट हमने यहाँ पे कंजर्वेशन को पढ़ लिया है, कंजर्वेशन के बाद में जो भी आपके पास में इसमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के पे बेस्ड जो मेन एप्लीकेशन दिया है वो कुछ टॉपिक के बाद दिया है, इसलिए उसमें लिखा हुआ था कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और उन सब चीज़ों को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के बाद लाया है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऐसे करके। ये इसको ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये सब सारा पोर्शन जो है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये बताने के बाद काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन ये भी बता चुका हूँ। जब डायनेमिक्स यहाँ पे बताया जाएगा तो वहाँ पे इसका फिर से डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस, वहाँ पे फिर से ये बताया जाएगा। ठीक है, तो डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट द फिक्स एक्सिस यहाँ पे है। इस चीज़ में वो सारा चीज़ फिर से अप्लाई होगा जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन है ना, केस ऑफ रोटेशन अबाउट द फिक्स एक्सिस, वो क्या, ये सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से रिविजिट कर लेंगे जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे फिर से वो लाया है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और कैसे एक व्हील पे एक ऐसा ये बैठी है और हाथ, यदि देखो एक तो कॉमन चीज़ आप ऐसे बता सकते हो, जैसे सपोज करो कि हाथ इसका सिमटा हुआ है जिस समय, उस समय जो इसकी स्पीड होगी, ठीक है, और हाथ जैसे ही ये फैलाया उस समय जो स्पीड होगी उसमें क्या रिलेशन होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी एल आई बराबर एल एफ होगा, तो इसका मतलब आई आई और ओमेगा आई बराबर एल एफ आई एफ प्लस ओमेगा एफ, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ कि इनिशियल में जब ये सबमिट के हाथ यदि इसके कंधे पे है, जब ये हाथ कंधे पे है, जब जिस समय इनिशियल है उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, हाँ है ना। क्यों? क्योंकि मास जो है वो एक्सिस से दूर नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो ये कम है तो अब इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, स्पीड को ज़्यादा होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हाथ हम फैलाएंगे, जैसे ही हाथ फैलाएंगे ये, तो उस समय हमारा मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, थोड़ा सा एक्सिस से दूर हो गया, तो आई एफ बढ़ गया, तब ओमेगा एफ को कम होना पड़ेगा। तो इसमें ये चीज़ है कि जिस समय आपने ऐसे हाथ खोला स्लो हो जाओगे आप रोटेशन में, जैसे ही बंद करोगे तो आप क्या हो जाओगे, फास्ट हो जाओगे, फास्ट रोटेशन शुरू हो जाएगा। ऐसा जिम्नास्टिक में जो लोग होते हैं वो भी इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन होगा जिस पे हम रिविजिट करेंगे, अभी आज की क्लास में नहीं, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी ये सब चीज़ इंट्रोड्यूस करने के बाद, वर्क पावर एनर्जी इंट्रोड्यूस करने के बाद इस पर हम फिर से आएंगे जो रोलिंग मोशन पे आएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ और हम अगले क्लास में फिर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें वर्क पावर एनर्जी, जो हमने वहाँ पे एनालॉजी देखा था न्यूटन्स लॉ में, उसको देखेंगे। तो आप रिविजिट यदि आप कर लेते हैं वर्क पावर एनर्जी का तो ये सीखना आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू।